ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कल भी 19 खारजी कत्ल कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं और साथ ही 3 पाकिस्तानी अफवाज के जवान भी शहीद हुए हैं। ये ऑपरेशन कहां तक हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इसकी डिटेल हम आपको आज के व्लॉग में देंगे। और साथ ही ईरान की तरफ से रिजर्वेशन भी आ गई है कि जो तालिबान हुकूमत है उससे सबको ख़तरा है। अब ये रिजर्वेशंस क्यों है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब ने सबको माफ़ कर दिया है, इन सब में कौन कौन है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अमेरिका ने इमरान खान साहब के मामले में अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। इमरान खान साहब को ऑलमोस्ट जवाब हो गया अमेरिका की तरफ से। ये जवाब क्या है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और आज के व्लॉग के अंदर कुछ छोटी छोटी खबरें भी हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो वफाकी गवर्नमेंट ने 1.5 लाख मुलाजमीन फारग कर दिए हैं। ये 1.5 लाख मुलाजमीन कौन कौन हो सकते हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और बिजली की कीमत में 17 रुपये फ़ी यूनिट फौरी तौर पर कमी हो सकती है। ये कमी कैसे हो सकती है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएगा। और एक और छोटी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर कौन कौन कर रहा है, ये कन्फ्यूजन क्यों है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, हमारी टॉप स्टोरी, सबसे पहली स्टोरी है जी, ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान के अंदर ही, केपी के इलाके के अंदर, और 19 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया है। और साथ ही ईरान ने अपनी शदीद किस्म की रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया है। उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट के बारे में ये कहा है कि ये गवर्नमेंट ऐसी है जिससे हमसाया ममालिक को शदीद खतरा है। इनके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेंबर है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, इनका नाम क्या है, इन्होंने बातें क्या की हैं, ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी वो बड़ी ज़बरदस्त है, बल्कि पूरी रियासत की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट ने, रियासत ने यह फैसला किया है कि अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से भी गड़बड़ पाकिस्तान के अंदर होगी तो उसका उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा 24 दिसंबर को दिया गया। तो वहाँ पे अगर रीअलाइनमेंट होती है टीटीपी की या तालिबान उनको सपोर्ट करते हैं, अभी तो सिर्फ धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ से कोई भी गड़बड़ होती है तो इस साइड पे मुकम्मल तौर पे विजिलेंट है, पूरी रियासत विजिलेंट होकर बैठी हुई है। और वहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी है, वो भी वॉच कर रहा है, फिर सैटेलाइट के ज़रिए भी वॉच किया जा रहा है, फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने बहुत डेवलप कर ली और ऐसे ऐसे ड्रोन बना लिए हैं कि जो बड़े हैरान कुन। मसलन एक ड्रोन बनाया है कि जब वो चला जाता है, उड़ता है, तो ये याद रखें कि बाज़ औक़ात जैमर्स होते हैं कि जो ड्रोन को जैम कर लेते हैं, क्योंकि सिग्नल्स है ना जी। हाँ जी, आपके पास एक टैबलेट है और वो टैबलेट कंट्रोल कर रही है उसको, और अगर आपने जैमर लगा दिया है तो फिर ज़ाहिर है टैबलेट कंट्रोल नहीं कर सकेगी। और अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि वो ड्रोन गिर जाता है और वो मुकामी आबादी के ऊपर गिर के बड़ी तबाही फैला देता है। तो अब जो ड्रोन पाकिस्तान ने बनाया है वो ड्रोन बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि यूँ ही आप जैमर के ज़रिए उसके सिग्नल को फ्रीज़ करेंगे तो वो जो जब उसको सिग्नल नहीं मिलेंगे ड्रोन को, तो वो वापस आके वहाँ से जहाँ से लॉन्चिंग पैड था वहाँ पे नीचे उतर जाएगा। तो वो किसी जगह तबाही नहीं फैलाएगा। तो आप फिर उसको दोबारा, फिर एक स्किन बनी है कि जब आप स्किन उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो उसको सैटेलाइट जो है वो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इवॉल्व कर ली है। तो सरहद के ऊपर हमारे ड्रोन्स भी इस वक्त अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, और उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और रियासत की कोशिश है, गवर्नमेंट की कोशिश है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो, ड्रोन्स इतने ज़्यादा हो पाकिस्तान के पास कि बड़ी आसानी से दूर बैठ के भी मॉनिटर किया जा सके सरहद को। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जो लोग यहाँ पे स्लीपर सेल्स की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको मारने का काम भी शुरू है। कल करक के अंदर, फिर पेशावर के अंदर और एक और जगह यानी केपी के अंदर 3 जगहों पे ऑपरेशन हुए, जिनमें से 19 ख्वारिज जो थे उन ऑपरेशंस के अंदर उनको हलाक कर दिया गया और मुकाबले में 3 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ाना की बेस पे ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और यूँ महसूस होता है कि रियासत ने देर से ही सही लेकिन ये फैसला किया है कि अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से गड़बड़ होगी तो उसे भी टैकल किया जाएगा, क्योंकि बरदर इस्लामी मुल्क जो है उसको भी एहसास करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। अगर वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान ने अब बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। दूसरा, अगर पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं और उनसे पाकिस्तानियों की जान को ख़तरा है या रियासती इदारों को ख़तरा है तो फिर उनको भी निपटाया जा रहा है। तो रियासत बिल्कुल क्लियर हो गई है। बड़ी अरसे बाद मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि बड़ी क्लियर हेडेड है। अब वो ये नहीं देख रही कि बरदर इस्लामी मुल्क है, उसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तो वो अब देख रहे हैं कि बरदर इस्लामी मुल्क अगर गड़बड़ कर रहा है तो फिर हम बरदर नहीं है उनके। तो वो बाकायदा उन्होंने ये प्लान बना लिया। अब दूसरी साइड पे ये देखें कि पहले चाइना के अंदर ये एहसास था, ताजिकिस्तान के अंदर एहसास था, पाकिस्तान के अंदर एहसास था कि जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल पक रही है उसका नुकसान पूरे खित्ते को हो रहा है।
इसलिए पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। अब ईरान की तरफ से भी मामलात आने शुरू हो गए हैं। उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर हैं, फ़िदा हुसैन उनका नाम है, और ये पहले एम्बेसडर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। उनकी एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे जो तालिबान रजीम है, तालिबान हुकूमत है, उससे पूरे खित्ते के ममालिक को ख़तरा है। यानी अफ़गानिस्तान से ईरान के अंदर भी मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर भी कोशिश की जा रही है। सेंट्रल एशियन मुल्क हैं जो उज़्बेकिस्तान उनके साथ मिलता है, ताजिकिस्तान मिलता है, वहाँ पर भी वो अपना जो फ़िलासफ़ी है उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना के साथ भी उन्होंने सिंकियांग सूबे के अंदर बाकायदा वहाँ पर एक तहरीक चल रही है मुसलमानों की तरफ से, और उस तहरीक के जो लोग हैं वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर हैं और वो भी तालिबान के पास हैं। और बार बार चाइना की तरफ से भी एतराज़ किया जाता है, बल्कि चाइना ने बहुत पैसा दिया अफ़गानों को। उन्होंने कहा जी कि इन लोगों को निकाल के आप ज़रा दूर जाके सेटल कर दें, और वो पैसा जो था अफ़गान गवर्नमेंट खा गई और लोगों को उन्होंने पहले दूर भिजवाया, शायद मेरा ख्याल है हेलमंद भेजा उन्होंने, और कुछ अरसे बाद वो दोबारा वापस आ गए और फिर वो चाइना के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ से फिर वो सिंकियांग के अंदर गड़बड़ करते रहते हैं। तो वहाँ चाइना जो है वो भी बहुत तंग है, वो भी इन तालिबान से कह रहा है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, क्यों आप हमें ख़राब कर रहे हो, हम तो आपके दोस्त हैं और हम उन चंद मुल्कों के अंदर हैं, 1 या 2 मुल्कों के अंदर जिनकी एम्बेसी इस वक्त खुली है आपके मुल्क के अंदर, तो आप हमें डिस्टर्ब ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है तालिबान नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन चीज़ों को, और आने वाले दिनों में जब हर तरफ से मेरा ख्याल है धमाके होंगे, हर तरफ से प्रेशराइज होंगे तालिबान, फिर जाकर उन्हें एहसास होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें दोबारा मौका दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाने का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला कुछ ज़्यादा अरसा चल सकता है, क्योंकि जब आप अपने हमसायों के साथ इतना छेड़छाड़ करेंगे तो अल्टीमेटली उसका एक नतीजा निकलेगा। तो ये नतीजा तालिबान के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि अब ईरान भी पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया और उसने भी वावेला करना शुरू कर दिया। तो अफ़गान किस किस के साथ लड़ेंगे? ठीक है। और जो सब एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, तालिबान मुसलसल एतराज़ ये करते हैं जी कि हमारी पाकिस्तान जो है ना वो उल्टा हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी इकोनॉमी तो बहुत अच्छी जा रही है, हम तो बड़े तरक्की कर रहे हैं, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर इतने लोग 40-50 लाख लोग मौजूद हैं, इकोनॉमी इतनी अच्छी है, तो उन्हें ले क्यों नहीं जाते अपने? नहीं, अब तो उन्होंने ये एतराज़ किया है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, अफ़गान, उनको गवर्नमेंट तंग कर रही है और उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि वो अफ़गानिस्तान वापस जाएँ। भाई वहाँ पे दूध शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे इकानमी बड़ी ज़बरदस्त है और रोज़गार के वसाइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा, कारखाने वहाँ पे लग गए हुए हैं, रेशम की वहाँ पे सड़कें बन गई हुई हैं, सोने और चांदी की बन गई हुई हैं, हर तरफ फरावानी है। तो ये लोग जाएँ वापस। ये क्यों चाहते हैं कि एक बुरे मुल्क में रहें जहाँ पे ना लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पे पकोल तालिबान के कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और यहाँ पे इकॉनमी भी बेहतर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर नहीं है, और हम अच्छे मुसलमान भी नहीं है बकोल तालिबान के। तो फिर इन सब लोगों को नहीं चाहिए कि वापस ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर तो इस्लाम पूरी तरह नाफज हो चुका है, तो वहाँ रखें उनको। अब इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जो वहाँ जाना चाहता है? दूसरी बात, जो तालिबान गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे आज भी पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं, उनके बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। तो भाई अगर आप ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान बड़ी ज़बरदस्त जगह है, तो आप अपने बच्चों को ले जाएं पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से आप मंगवाएं, यूएई से भी मंगवाएं, वापस अमेरिका से भी मंगवाएं, यूरोप से भी मंगवाएं, और रखें आप उनको एक आइडियल मुल्क के अंदर जो आपने क्रिएट कर दिया। तो उसको आइडियल भी कहते हैं। अपने बच्चे बाहर रखे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं अफ़गान, उनको कह रहे हैं कि आप इनको डिस्टर्ब ना करें, इनको अपने पास रहने दें, और वो जितना चाहें हमें डिस्टर्ब कर लें। कोई अजीब सी सूरत हाल है ऐसे। ठीक। नाज़रीन, तकलीफ सिर्फ एक चीज़ की होती है छोटी सी, कि अफ़गान यहाँ से 40-50 साल अगर उन्हें हो गए यहाँ पे रहते हुए, 2 नस्लें पैदा हो गई होंगी, पाकिस्तानियों के साथ मर्ज हो गए होंगे, बहुत से लोग बेकसूर होंगे, लेकिन तालिबान की इन पॉलिसीज़ की वजह से वो भी अपने आप को डिस्टर्ब फील करते होंगे पाकिस्तान में। और यकीन माने, एक आम पाकिस्तानी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, चाहे वो अफ़गान हो या कोई हो, और अफ़गानियों से तो बहुत करीब ताल्लुक़ था, लेकिन अफ़गानियों ने हमें नुकसान भी बहुत दिया है, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। आम अफ़गानी का आज भी हम कहते हैं कसूर नहीं है, लेकिन पॉलिसीज़ दुरुस्त होनी चाहिए उनकी गवर्नमेंट। ये जो तालिबान गवर्नमेंट है ना, इनको तो 20 साल हमने बचा के रखा है, ये जो तालिबान है, क्योंकि पूरी दुनिया ही चाहती थी कि इनको किसी न किसी तरीके से बाहर के ममालिक के हवाले कर दिया जाए। इवन बल्कि हक्कानी नेटवर्क का उनका जो एक साहबजादा था या बाराको में, वो रोटी लेने के लिए क्या हुआ था तंदूर पे, वहाँ मार के चले गए थे उनको, और फिर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की और रोका उनको बाहर की फोर्सेस को कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर ये क्यों कर रहे हैं।
ठीक। और बड़ी कीमत अदा की पाकिस्तान ने इसकी, लेकिन इसके बावजूद अफ़गान जो है वो मेरा ख्याल है वो समझने के लिए तैयार नहीं है और वो पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि हम बड़े कमज़ोर हैं, हमारे जितने चाहें वो लोग मार के वो चले जाएंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है अपनी स्टेट ने पॉलिसी बदल दी है और इस पॉलिसी को तालिबान को अब अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी स्टोरी ये, खान साहब ने कहा मैंने सबको माफ़ कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि माफ़ किसे किया है और माफ़ी उनसे मांगी किसने थी, डिटेल से स्टोरी जानिए। अब वो खान साहब के क्लेम ये है जी कि मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया गया, मुझे बड़ा तंग किया गया, मेरी गवर्नमेंट गिरा दी गई, मुझे गवर्नमेंट से निकाल दिया गया, फिर मेरे ऊपर अटैक किया गया, फिर मुझे गिरफ़्तार किया गया, फिर मुझे जेलों में रखा गया, मेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, बुश बीबी के ख़िलाफ़ भी केसेस बनाए गए और ये सब जो है चंद लोग कर रहे थे। फिर इन्होंने मेरा सिंबल छीन लिया, फिर इन्होंने इलेक्शन में जीतने के बावजूद मेरी गवर्नमेंट नहीं बनाने दी। तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं इसके, और साथ वो कहते हैं कि जानवर भी हैं और फिर ये वो लोग हैं जो याहिया खान से बदतर हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद वही कह रहे हैं कि फिर भी मैंने खुले दिल के साथ इनको माफ़ कर दिया। अब यहाँ पे 2-4 सवाल बनते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट किसने गिराई थी? क्या अमेरिका ने गिराई है या जनरल बाजवा ने गिराई? आज तक ये फैसला नहीं हो सका। पहले तो ये फैसला कर लें कि किसने गिराई। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उनकी इत्तेहादी गवर्नमेंट थी और इत्तेहादी उनके पास से निकल गए, तो इमरान खान साहब इत्तेहादियों को वापस ले आते। वो क्यों ये चाहते थे कि ये गंदा काम जो है जनरल बाजवा साहब मुसलसल करते रहें? उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने अपनी हमायत वापस ले ली। उनको इत्तेहादियों को महसूस हुआ कि अब कोई मसला नहीं है तो हम निकल जाते हैं, वो निकल गए। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई। अब उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट 4 जगहों पे फिर भी थी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी, पंजाब के अंदर थी, कश्मीर के अंदर थी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर थी। तो किसने कहा था आपको कि आप वहाँ से इस्तीफे दिलवा दें? तो ये भी मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट ने किया होगा और इस जुर्म के अंदर भी उन्होंने उनको माफ़ कर दिया इमरान खान साहब ने। फिर ये है कि जो आपने जो सिंबल्स थे आपके, जो बल्ला था, निशान था आपका इंतखाबी, तो आपके वकीलों ने मुकदमा ठीक नहीं लड़ा क्योंकि बार बार अदालतें, इतनी सॉफ्ट अदालतें इमरान खान साहब के लिए, उनके दिल में दूध और शहद की नहरें बहती थी। हर तरफ से वो जमजम बहता था और वो कहते थे कि लाएं कुछ सबूत दें ताकि हम आपको रिलीफ दे सकें। तो वहाँ पे इनके जो वकला थे उन्होंने केस ही नहीं ठीक लड़ा, तो उसको भी वो कह रहे हैं कि चलो जी मैंने माफ़ कर दिया सारी स्टेट को, क्योंकि वो समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है ये। अच्छा, उसके बाद जब 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफ़र की कि आए मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट इन्होंने खुद नहीं बनाई, तो उसको भी वो इसके खाते में डालें, इन सब के खाते में डालें। अभी भी देखें तोशाखाना 1 है, तोशाखाना 2 है। देखें आप इतने अच्छे इंसान हैं, बड़े इंसान हैं, पूरी ज़िंदगी आपने स्टारडम में गुजारी है, पूरी दुनिया आपको जानती है। जब आप इतने मशहूर मारूफ आदमी हैं तो ये छोटे छोटे हार लेने की क्या ज़रूरत थी? ठीक। और अगर आपने लिए थे तो प्रॉपर प्रोसीजर के मुताबिक ले लेते आप। तो उसके अंदर जिसको कहते हैं चवल मार जाना, तो चवल तो लग गए ना इनसे, और उसको वो कहते हैं ये भी मैंने माफ़ किया आपको। फिर उसके बाद ये है कि आपको इतने नाज़ो नहम के साथ उन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है, आपको कुकड़ भी मिल रहे हैं देसी, और आपको बकरे की रानें भी मिल रही हैं, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी भी वहाँ पे गुजार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं कि मैंने इसको भी माफ़ किया। भाई वो इसके ज़्यादा बेहतर ये है कि मैरियट में ठहरा दें फिर इनको, यही हो सकता है। और फिर आखिर में ये है कि 5 मरतबा आपने इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया और आपको ये एतराज़ था कि इस हमले को रोका क्यों गया, हमें तो मौका देना चाहिए था, हम पूरे शहर को तहस नहस कर देते। दूसरा ये है कि जब आपने हमला किया तो गंडापुर साहब वहाँ से गायब हो गए, पीछे चले गए, तो वो कह रहे हैं इसको भी मैं माफ़ कर देता हूँ। भाई पहले ये फ़ैसला कर रहे हैं इमरान खान साहब कि उनका असल मुजरिम है कौन और किसको उन्होंने माफ़ करना है। और यहाँ पर एक और सवाल भी है कि माफ़ी तो उसको दी जाती है जो आपसे माफ़ी मांग रहा हो, तो क्या इमरान खान साहब से कोई माफ़ी मांग रहा है जिसको खुले दिल से वो माफ़ कर रहे हैं? वो खुद ही फैसला कर रहे हैं कि ये सारे लोग मेरे मुजरिम हैं, और खुद ही फैसला कर रहे हैं कि देखो खान की छूट, चलो जाओ तुम्हें माफ़ किया। मुझे लग रहा है कि ये मिस इंटरप्रेट हुआ है। वो कहना ये चाह रहे होंगे कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, ठीक है, जितनी मैंने गलतियाँ की उसके ऊपर मैं अपने आप को माफ़ी देता हूँ। बल्कि वो आपको पता है DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मई के महीने में, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, माफ़ी तो इनको मुझसे मांगनी चाहिए। उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं मांगी, लेकिन इमरान खान साहब ने माफ़ कर दिया। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टोरी जी, डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब PTI हर तरफ से महसूस कर रही थी कि उनकी सियासी स्पेस ख़त्म हो रही है, जो उनका महसूस करने का तरीका हो सकता है, जब कोई एक्चुअल में नहीं था, अदालतों से भी बहुत जगह से रिलीफ मिल रहा था, माहौल उनके लिए साजगार था, बहुत से लोग उनके साथ नज़र भी आया करते थे।
लेकिन अब उनकी सारी उम्मीदें थी अमेरिका से। वो कह रहे थे जी कि अमेरिका आएगा, ट्रंप साहब हलफ उठाएंगे और उसके बाद शायद उन्होंने कोई रिलीफ मिले। ऑन द रिकॉर्ड इस चीज़ को नहीं मानते थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो था पूरी की पूरी पार्टी इसी कैंपेन में लगी हुई थी। तो आज अमेरिका ने जी हाथ उठा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं खान साहब के साथ। अमेरिका ने क्या कहा है, ये पूरी स्टोरी क्या है, बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब ये बेसिकली जियो की खबर है और जंग ग्रुप की खबर है। उन्होंने अमेरिकन जो तर्जुमान है, स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान है, उनको ख़त लिखा था। एक तहरीरी सवाल उन्होंने उनको किया था कि ये बताएं ज़ल्मे खलील साहब जो है उनके जो कमेंट्स हैं क्या वो पॉलिसी है अमेरिका की। साथ उन्होंने ये बताया था जी कि अमेरिका क्या इमरान खान साहब को फेवर करना चाह रहा है, सपोर्ट करना चाह रहा है। तो उस पर आज तर्जुमान ने जवाब दिया और उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हम बिल्कुल ना इंटरवेंशन करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ना ही हमारा को अपना मौक़िफ़ है। बड़ी सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है वो मकामी अदालतें करेंगे और इंसाफ के मुताबिक करेंगी, हमारा उसके ऊपर कोई नहीं। बाकी इंसानी हकूक़ की बात है, हम करते रहते हैं, हम करते रहेंगे। साथ ज़ल्मे खलील साहब जो उन्होंने कहा कि हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये उनके अपने ज़ाती ख़यालात हो सकते हैं। जो कांग्रेसमैन ने ख़त वगैरह लिखे हैं वो भी उन्होंने कहा जी उनके ज़ाती ख़यालात हो सकते हैं, गवर्नमेंट का ये व्यू नहीं है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी स्टेट पॉलिसी नहीं है, स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनकी तरफ से बड़ी क्लैरिटी आ गई और इमरान खान साहब जो इस वक्त चाह रहे थे कि जी अमेरिका की तरफ से आ रहा है, बड़ा प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर और उसका इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा, तो मेरा ख्याल है प्रेशर तो उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया, वो उस साइड से हवा निकाल दी। और साथ जो ग्रैनल साहब थे और ग्रैनल साहब भी खामोश हो गए। देखें वो मिड दिसंबर से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं की क्योंकि उसकी वजह ये ट्रंप ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास है, आप रोज़ एक ऐसे इशू में उलझ रहे हैं जिसका आपके पास मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो उनके दायरा कार में नहीं आता था। उन्होंने शुगर लगा लिया कि इधर से ज़ाहिर है मुझे बहुत वार्मली वेलकम कहा जा रहा है और मेरे सब्सक्राइबर्स में इजाफा हो रहा है, मेरा रेवेन्यू बेहतर हो रहा है और मेरी फेम में इजाफा हो रहा है। तो उन्होंने भी शुगर बना लिया था, इस साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुगर बना लिया था। अब वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। मेरा ख्याल है ट्विटर भी अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट इमरान खान साहब को नहीं कर रहा। तो ये एक हकीकत है कि अमेरिका की तरफ से अब कोल्ड शोल्डर इमरान खान साहब के लिए आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बता दी है, तो आखिरी उम्मीदें भी जो पीटीआई की थी वो लगता ये है कि टूट गई हैं। अब चौधरी साहब तीन हमारे पास सवाल छोटे सवाल हैं। एक तो ये बताइए जी कि डील किसने ऑफर किया खान साहब? वो अलीमा खान साहब का ये कहना है कि गंडापुर साहब डील लेके आए थे और शेर अख्तर मरवत साहब का ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब लेके आए थे। हामिद रज़ा साहब ये कहते हैं कि मेरे सामने ऑफर हुई थी। अब बड़ी अजीब सी बात है कि भाई अगर आप सबको पता है, हामिद रज़ा साहब को पता है, तो हामिद रज़ा साहब कम अज़ कम उस शख्स का नाम तो बता दें जिसने डील की थी। वो कह रहे हैं कि जी मेरे सामने हुआ है। तो जब आप गवाह हैं तो मेरा ख्याल है इस्लाम के अंदर गवाही को छुपाना इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। तो आधी गवाही क्यों दे रहे हैं? आप बंदे का नाम बताएं ताकि फिर उनका मुहासबा किया जा सके, उनसे पूछा जा सके कि जनाब आप अजीबोगरीब आदमी, आप इस साइड पे मुलाकात भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं और साथ साथ आप इनकार भी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ये है कि 23 और 24 तारीख को जब यहाँ पे बेलारूस के प्रेसिडेंट थे और इमरान खान साहब और उनकी जो तमाम लोग थे, लाओ लश्कर था, वो यहाँ पे आना चाहता था इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे, उस वक्त इंगेजमेंट हुई थी इमरान खान साहब के साथ। ये बात दुरुस्त है और मैं इसकी तस्दीक भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तस्दीक मैंने की और मुझे ये बताया गया कि ये बात दुरुस्त है। और उस वक्त जो स्टेट का मकसद था वो ये था कि ये लोग संजानी में बैठ जाएं ताकि यहाँ पे जो बेलारूस का वफ्द आया हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। और उस वक्त अगर इमरान खान साहब संजानी में बैठ जाते तो इमरान खान साहब के लिए एक चैनल खुला था और इनको बहुत फ़ायदा हो सकता था। उस वक्त जो ये कह रहे थे कि जी ये कह रहे थे जी इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा भेज दें, उन्होंने कहा जी ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी कि इनको इस तरह करें कि बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दें और ये तजवीज़ दी गंडापुर साहब ने, गंडापुर साहब की तरफ से। उन्होंने कहा जी इस पर बात हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि हम उनको भेज रहे हैं, बात हो सकती है। पहले इमरान खान साहब को कहें कि जो इनके प्रोटेस्टर हैं इनको संजानी में बिठाएं और उसके बाद फिर इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शन नहीं दी, बल्कि उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर दें जिसको नशर कर देंगे और उसके बाद ये मामला सेटल हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की और उसके बाद ये जब 26 को यहाँ आ गए और उसके बाद ज़ाहिर है फिर डायलॉग ख़त्म हो गया और उसके बाद यहाँ पे डंडा डोली हुई, उसके बाद सारा मामला ख़त्म हो गया। तो वो जो डायलॉग थे उसका पस मंज़र ये था और उसमें ये नहीं कहा गया था कि हम भेज देते हैं। इन्होंने कहा जी वो भेज दें, उन्होंने कहा जी इस पर बात हो सकती है, ये एक हकीकत है। अब उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब का क्या किरदार है? मोहसिन नकवी साहब उस वक्त दरमियान में थे, इसमें कोई शक नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है वो इंगेज थे गंडापुर साहब के साथ। ठीक है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट स्टोरी, 1.5 लाख लोग नौकरियों से जी फारिग होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है। ये स्टोरी क्या है बताएंगे डिटेल से। अब देखिए कल वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत के वो तमाम लोग जो असामियाँ तो हैं लेकिन उन असामियों पर नए लोग अपॉइंट होने थे, कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ गए हैं, तो असामी खाली थी
और वो असामियों के जो बजट है वो भी अप्रूव्ड है और उसमें हर साल जो है बजट गवर्नमेंट उनको दे रही है, लेकिन वहाँ पे लोग अपॉइंट नहीं थे। तो कल उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो खाली असामी है वफाकी गवर्नमेंट के, उनमें 60% जो है वो पोस्टें ख़त्म हो रही हैं और 60% जो 1.5 लाख हैं, तो 1.5 लाख ये पोस्टें जो हैं वफाक की ख़त्म हो रही हैं। उससे मेरा ख्याल है बजट के अंदर इफेक्ट आएगा, क्योंकि उनके बगैर भी तो काम चल रहा है। जब बगैर काम चल रहा है तो एलोकेट हो रहा है बजट, तो उस बजट को अगर गवर्नमेंट रिवर्स कर देगी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसको वो राइट साइजिंग कहते हैं, मैं इसे डाउन साइजिंग कहता हूँ। तो बहरहाल ये डाउन साइजिंग जो है ना वफाकी गवर्नमेंट ने कर ली है और ये अच्छा किया। दूसरी कुछ डिविजन्स भी ख़त्म कर रहे हैं, कुछ वो इदारे भी बंद कर रहे हैं, और अगर ये अगले 6 महीनों में हो जाता है जैसे वज़ीर ख़जाना ने कहा, तो ये मेरा ख्याल बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। फिर हम वाकई राइट साइड पर जा रहे होंगे राइट साइजिंग के जरिए। ठीक है, मतलब निकाला किसी को नहीं किया, खाली असामियाँ खाली असामियाँ जो उनको फिल नहीं करें। ठीक है जी। आखिरी स्टोरी हमारी ये स्टोरी है जी, जो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि काश बिजली पाकिस्तान में सस्ती हो जाए। तो बिजली के मतलब खबर है कि एक ऐसा फार्मूला है कि 17 रुपए फी यूनिट फौरी तौर पर सस्ती कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन ये फार्मूला क्या है, डिटेल से आपको स्टोरी बताते हैं। पहली बात तो ये कि ये फार्मूला मेरा नहीं है, शहबाज राना साहब का फार्मूला है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। इकॉनमी पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी है। दी बेस्ट है, कोई शक नहीं है। और हर जगह पे पहुँच जाते हैं और उनकी जो स्टोरी होती है उसका रिबटल भी नहीं आता, क्योंकि इतनी सॉलिड स्टोरी होती है। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है, उनके पास पूरी फिगर्स हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सब्सिडी दे रही है ना गवर्नमेंट गरीब आदमी को, कि जिन जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब्सिडी हमारे जेब से ली जाती है। यानी आप जो हैं वो 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 17 रुपये पर यूनिट बिल ज़्यादा आता है। ठीक है। और वो जो 17 रुपये पर यूनिट आपको बिल ज़्यादा आ रहा है, वो पैसे जो हैं वो एडजस्ट किए जा रहे हैं गरीब आदमी के लिए। तो वो एक तो टैक्सेस सारे के सारे लिए जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो 2, 4, 5, 10, 15 लाख या करोड़ लोग हैं उनका भी हमारे ऊपर बोझ डाल दिया गया। ठीक है। तो वो ये कहते हैं जी अगर गवर्नमेंट इसको सस्ता करना चाहती है तो फौरी तौर पे वो 17 रुपये जो है उनको वापस ले ले। और ये अगर आपने सब्सिडी देनी है तो आप किसी और मद में दें, गवर्नमेंट खुद दे, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है ना, गवर्नमेंट फेवर कर रही है उनको। हमारी जेब से ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमसाये से आप पिस्तौल दिखा के उसका घर लूट के आप साथ वाले दूसरे हमसाये के घर दे आएँ कि लें जी राशन ले लें आप। ठीक है। तो ये तो ज़्यादती है, तो जुल्म है। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली ये करे तो अगले दिन पर यूनिट 17 रुपये कम हो जाएंगे। तो फार्मूला तो बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपने गवर्नमेंट से बात की थी तो क्या गवर्नमेंट को पता था? उन्होंने कहा जी जिन लोगों से मैंने बात की उनको ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर ये मद भी लगी हुई है और इस तरह से भी आवाम को ठोका जा रहा है और अंदाज़ा ही नहीं। तो अगर ये गवर्नमेंट करे, प्राइम मिनिस्टर साहब करें, तो सुबह 17 रुपये पर यूनिट बिजली कम हो जाएगी। ठीक है। और हम इसे सब्सिडी नहीं कह सकते क्योंकि हम दे रहे हैं, किसी और से लेके किसी और को दिया जा। ये बेसिकली जुल्म है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स है, ये वो छुरी है जो आपने हमारी गर्दन पर रखी हुई है। ठीक। नाज़रीन, आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कोशिश करेंगे इस तरह के बेहतरीन व्लॉग मजीद आपके लिए लाते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।